वाली चाय पी है, इसलिए मैंने चाहता कि ये मूड स्पॉइल हो जाए। लिखो टॉपिक, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। इतनी रात को भी इतने स्वीटली यस सर बोला, थैंक यू सो मच फॉर दिस, और मेरा मूड और अच्छा हो गया। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके। अब कोई महानुभाव ओके, कोई महानुभाव मुझे कल का वो बताओ तो। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, किसका हेल्प लेना होगा? पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट को डिराइव करने के लिए हम किस चीज का या किस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे? मैंने कल जब क्लास एंड करते टाइम मैंने बताया था ये। जो रिजल्ट आया हमारा लास्ट में पोटेंशियल वाला। हाँ, किसका रिजल्ट था वो? पार्टिकल सब्जेक्टेड टू फोर्स। किसके टॉपिक के अंडर में? टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, तो लिखो, एज वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ अ particle subjected under फोर्स। force. Tell me the expression. Final expression बताओ तो। आई एच स्क्वायर धीरे धीरे बताते जाओ, मैं तो स्क्रीन पे ये लैपटॉप पे लिख रहा हूँ। हाँ, आई एच कॉट डी साई बाय डी टी डी साई बाय डी टी माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू। तुमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गई सारा। नहीं सर, इक्वल्स टू। हाँ, इक्वल्स टू पहले। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस एच कॉट स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन 2m इंटू डी स्क्वायर बाय साई। डी स्क्वायर अपॉन साई। डी स्क्वायर साई है या डी साई स्क्वायर है? डी, डी स्क्वायर सर डबल डेरिवेटिव किया ना। हाँ हाँ, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस वी इंटू साई। वी इंटू साई। ओके, यस सर। वी इंटू साई। सो कोई मुझे ये बता सकता है कि अब एक्सेप्ट अभी जिसने ये सारा एक्सप्रेशन बताया उसके अलावा ये जो मैंने अभी कैपिटल वी लिखा है, ये कैपिटल वी, व्हाट दिस कैपिटल वी डिनोट्स दिस? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। Very good, potential energy. Then what in physics, what is small v? वेलोसिटी। Velocity. Very good. What is h cot? h by 2 pi। H by 2 pi. What is psi? वेव फंक्शन। wave function, Very good, wave function. What is iota? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number. Very good. What is small k? प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट। Very good. Is what is small t? टाइम। टाइम। time, परफेक्ट। सेक्शन सी का तो सारा तुम्हें पता है, कोई दिक्कत ही नहीं अब आगे आने वाली है। अब देखो ये टाइम इंडिपेंडेंट कितना इजी है। लेट मी ओपन द पीडीएफ। शुरू करते हैं एक एक लाइन पढ़ते हैं। इसमें ये 3-4 लाइनों में हम इस बुक के हिसाब से 3-4 लाइनों में हम इसको आराम से डिराइव कर लेंगे। ओके,
टेल मी वन थिंग, हम साई को कैसे लिख सकते थे? Either psi or psi bracket में x comma t. x कमा टी। साई x कमा टी क्या रिप्रेजेंट करता था? Wave function of a particle at a particular position and particular instant of time. टाइम। ये किसने बताया मुझे अभी? नाम अपना बताओ। So Ashwath. अश्वथ, वेरी गुड। अच्छा, अश्वथ ने जैसे बताया कि सर ये साई डिनोट करता था वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट पर्टिकुलर पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एनीवन एक्सेप्ट अश्वथ, कोई मुझे ये बता सकता है कि वेव फंक्शन अब किस किस पे डिपेंडेंट है? Position and time. पोजीशन एंड टाइम, वेरी गुड। मतलब वेव फंक्शन के साथ हम लिख रहे इसलिए। अब देखो बात क्या है तुम्हारे जैसे ग्रेड शीट आता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रेड शीट आएगा, उसमें लिख उसमें रहेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। मतलब तुम्हारा सीजीपीए या एसजीपीए इज डिपेंडेंट अपॉन all the above subjects. Likewise, while we are writing psi and while we are writing psi as psi x comma t, then psi is dependent on what terms, what factors? Position and time. Position and time, very good। पोजीशन और टाइम के लिए वेव फंक्शन डिपेंडेंट है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. अब जिसको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया उसको ये लाइन आसानी से समझ आ जाएगी कि let us assume that wave function psi xt is a product of two functions। okay, what assume करते हैं फिजिक्स इज ऑल अबाउट सपोजिंग, एज्यूमिंग, कंसिडरिंग, यही सब है। एज्यूम करो, क्या एज्यूम करोगे कि मैं ये एज्यूम किया कि साई यक्स कॉमा टी मतलब वेव फंक्शन एट अ पार्टिकुलर पोजीशन एट अ पार्टिकुलर टाइम, ये दो सेपरेट इंडिविजुअल वेव फंक्शन के प्रोडक्ट है। जैसे मैं ये एज्यूम करूंगा कि एक कोई टर्म है ए, वो दो चीजों के प्रोडक्ट से मिलके बना है। ए बना है बी इंटू सी से बना है, तो बी इंटू सी भी किसको डिनोट करेगा? साई को ही डिनोट करेगा। ये हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं और लास्ट में हमें जो चाहिए वो मिलेगा एज्यूमशन से। अब देखो एक बात क्या क्लियर रखो फिजिक्स में, जैसे कुछ भी तुम एज्यूम करती, ये नहीं कि सर मुझे जो मन लगे मैं वो एज्यूम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें कुछ एज्यूम करना होता है जिससे तुम्हें लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर मैं टाइम इंडिपेंडेंट निकालने के लिए कुछ एज्यूम कर रहा हूं तो लास्ट एक्सप्रेशन में मेरा टाइम इंडिपेंडेंट ही आना चाहिए। ये नहीं कि टाइम इंडिपेंडेंट के लिए एज्यूम किया गया हुआ जो कोई टर्म एज्यूम किया और बाद में एक्सप्रेशन निकालते निकालते वो मैक्सवेल आ गया। तो कर रहे हो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन और आ जाएगा लास्ट में मैक्सवेल। तो ये तो वही बात हो गया कि दे रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम और आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सो एज्यूम ऐसा चीज हम करते हैं वो फिजिक्स में जिससे हमें लास्ट कंडीशन सेटिस्फैक्टरी मिले। जैसे हम अभी टाइम इंडिपेंडेंट, हमारा मकसद क्या है, अभी हम किस टारगेट पे लगे कि हमें टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन निकालना है। किसके मदद से निकालना है? टाइम डिपेंडेंट की मदद से निकालना है। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, अपना एक्सप्रेशन लिख लिया जो हमने टाइम डिपेंडेंट में निकाला था। तो अब पता चला कि टाइम डिपेंडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम्हें टाइम डिपेंडेंट पता निकालना नहीं आएगा तब तक तुम टाइम इंडिपेंडेंट कैसे निकालोगे? हाउ शुड समवन राइट टाइम इंडिपेंडेंट विदाउट नोइंग व्हाट इज टाइम डिपेंडेंट? जब तक तुम्हें टाइम डिपेंडेंट पता है ही नहीं तो तुम टाइम इंडिपेंडेंट कैसे निकालोगे? किसी के सहारा लेने के लिए पहले जिसका सहारा लोगे वो सहारा है कौन, वो तो पता लगाना होगा ना तुम्हें। So, to find out time independent Schrodinger equation, let us take the help of time dependent। The first step, very first step, देखो ये मैं हर एक स्टेप क्लियर करते जा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आया, सीधा आ गया कि डिराइव स्क्रोडिंगर इक्वेशन, तो तुम्हें टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों करना है।
और ये एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन जैसा। इसको इग्नोर मत करना, ये क्वेश्चन को, ये फिक्स्ड क्वेश्चन जैसा है, इसलिए मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो पहले क्या किया हमने, पहले हमने किया कि हमने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हम क्या एज्यूम करेंगे, अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये साई एक्स कमा टी है, वो दो फंक्शनों का प्रोडक्ट से बना, एक साई एक्स और एक टाइम टी टी, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये वेव फंक्शन निकला है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। स्टेप क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? नो। आगे बढ़ू फिर मैं? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने क्या किया, देखो तो पीडीएफ में हमने क्या किया, साई एक्स कॉमा टी को हमने दो फंक्शनों का प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, साई एक्स टी टी। अच्छा, टाइम इंडिपेंडेंट निकाल रहे हो तो तुम्हारा मकसद क्या है, टाइम वाले जो टर्म है उसको क्या करना, खत्म करना। अतः एलिमिनेट करने का तुम्हारा मकसद रहना चाहिए। बस उसी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अब देखो तो सिंपल सी बात है, जहां जहां पे ये साई है, जहां जहां पे ये साई है यहाँ इस इक्वेशन में, वहां वहां पे तुम ये टर्म डाल सकते हो। Yes, sir. हाँ, चलो तो हम अपने व्हाइट बोर्ड में डालते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। देखो तो यहाँ पे आई, आयोटा, आयोटा, एच कॉट, इन दोनों में कोई चेंज आएगा? No, sir. नो। डी, अब साई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, Psi x into t and साई t. एक्स इंटू टी टी, ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. बाई नीचे dt में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू माइनस एच कॉट स्क्वायर में कुछ चेंज आएगा? No, sir. नो सर। डिवाइड बाई 2m में कुछ चेंज आएगा? No, sir. डी स्क्वायर साई में कुछ चेंज आएगा? Yes, sir. क्या आ जाएगा, साई Psi x एक्स t and t. टी एंड टी, वेरी गुड, अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस भी में कुछ चेंज आएगा? No, sir. नो सर। साई में कुछ चेंज आएगा? No, sir. Yes. साई में, यस सर। आएगा यस sir. सर। साई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साई एक्स टी टी, सिंपल सी बात, रिप्लेस कर दिया। जैसे कहीं पे लिखा होगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, और मुझे ये भी पता है कि ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू एफ होता है, तो मैं ये ए की जगह ई इंटू एफ लिख सकता हूं। कह रहा है राइट? Yes, sir. तो सेम चीज हमने क्या किया, साई के जगह पे हमने क्या लिख लिया, एज्यूम किया था कि साई एक्स कॉमा टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स एंड टी टी, तो उसके जगह पे हमने ये सारे टर्म्स लिख लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। नो। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। बॉक्स इस यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को, देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो तो अब क्या किया, आई एच कॉट, साई एक्स में टाइम का कहीं कोई फंक्शन है? नो सर। नो। देन साई एक्स बाहर आ जाएगा,
और dt बाय dt। dt। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सेम चीज यहाँ पे भी देखो, यक्स का फंक्शन है तो टाइम बाहर आ गया, सिर्फ रह गया क्या, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. बाकी भी साई एक्स टी टी, यहां तक सबको क्लियर है ये लाइन? जिसका फंक्शन है उसको डेरिवेटिव में लिखो, बाकी को क्या करो, बाहर लेके आ जाओ। कुछ कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो देखो तो, अब क्या करो, अब क्या करो, इस इक्वेशन को, इसको इसको डिवाइडिंग डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय साई टी से डिवाइड करो तो देखो तो क्या आता है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय साई टी, बोथ साइड। इसको बोथ साइड साई टी से डिवाइड करो तो इस इक्वेशन को, और जल्दी जल्दी बताओ तो रिजल्ट क्या आ रहा है। डिवाइडिंग बाय साई टी, बताओ तो। यहां तक लिख लिया है सबने? यहां तक? ये जहां तक मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया वहां तक लिखा है सबने? Yes, sir. अब लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साई एंड कैपिटल टी। अब इसको करने के बाद एक्सप्रेशन क्या आता है जल्दी बताओ तो, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक है बच्चों वाला। एनीवन? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था इसमें। Sir, done. ओके, टेल मी द रिजल्ट। Sir, I आई h got upon capital T आई and एच कॉट अपन कैपिटल टी, वेरी गुड। dt upon dt डी टी अपॉन डी टी equals to minus h got माइनस एच कॉट upon 2m psi, टू एम साई, माइनस एच कॉट और एच कॉट स्क्वायर। h got square, ओके, माइनस एच कॉट स्क्वायर अपन टू एम साई। and multiply by double derivative of psi with यस। respect to position हाँ। uh, plus v. हम्म। That's it. ओके, एंड सारे सबको हो गया ये? एवरीवन सर देखो तो, आई एच कॉट अपॉन कैपिटल टी डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कॉट स्क्वायर टू एम साई डेल डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस भी। सबका यही रिजल्ट आया? Yes, sir. यस सर। ओके, अब ये थोड़ा सा लाइन पढ़ते हैं, देखो तो ये लाइन पढ़ के थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं कि सिंस
V, capital V is what? Potential. Potential energy. Yeah, since V is not a function of time t, यहाँ पे कहीं भी टाइम दिख रहा है तुम्हें t? No, sir. नो। जब भी कोई फंक्शन टाइम t का है ही नहीं, द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। देखो तो यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में कहीं पे भी t दिख रहा है? No, sir. नो। सिर्फ क्या दिख रहा है? x। तो ये राइट हैंड साइड सिर्फ किसका फंक्शन है? This. वही द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द above इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। यहाँ पे x दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? No, sir. नो। तो ये t का फंक्शन है और राइट हैंड साइड किस चीज का फंक्शन है? Position. Okay, the left hand side of the function is t only. तो देखो तो the only way in which both side the only way in which both side can be equal is that each expression should be equal to a constant. ये लाइन समझ आया? अब देखो तो ये टाइम t का फंक्शन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड x का फंक्शन है, पर दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगा है? Equal. इक्वल्स। दोनों के बीच में कौन सा है? इक्वल्स है। तो इक्वल साइन का मतलब क्या होता है? दोनों साइड का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल Equal. होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर ही ये एक्सप्रेशन वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पर क्या लिखा है? द ओनली वे इन विच बोथ साइड कैन बी इक्वल। एक ही तरीका है दोनों साइड इक्वल होने के लिए, जब हर एक एक्सप्रेशन का वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर हो। ठीक है, ये लाइन समझ आ गया? Yes, sir. तो हम क्या So, करते हैं? हाँ जी, यस, कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? shall I move forward? Yes, sir. ओके, तो मतलब दोनों साइड का एक एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं a इज इक्वल्स टू b लिखूं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? दोनों साइड का वैल्यू एक ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए, एक सेम कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 2. 2 2. ही। फिर ही ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। ये तो नॉर्मल बात है ना? Yes, तो हमने sir. क्या किया? तो लेट अस डिनोट दिस कांस्टेंट एज e। अब हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड को एक कांस्टेंट मान लिया e। अब हम वैल्यू तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमें वैल्यू पता नहीं है। तो हम तो मानेंगे ही, एज्यूम ही करेंगे। तो हमने क्या एज्यूम किया? e कह के। करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो हम देखो तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में वही क्या था? माइनस एच कॉट स्क्वायर 2m साई डेल स्क्वायर साई बाय dx, सॉरी डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू e। ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखने में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir.
ओके, अगर कोई किसी को कुछ दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है तो देखो, तो इस एक्सप्रेशन को ये इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई एच कॉट dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू et, ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. सबको क्लियर है? ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। लिख सकता हूं, वेरी गुड। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो थोड़ा सा ये पॉइंट पे दिमाग लगाओ, तो ये कैसे आया, ये थोड़ा सा अब तुम लोगों का सोचने का टाइम आया है। सर हमने उसको टी से उसका जो टी था उधर ले गए और उसका साइ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। ठीक है, किसी और को कोई देखो तो इस पे कैसे किया हमने। ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ये बहुत इजी है। किसी को अगर थोड़ा सर ट्रांसपोज। क्या किया, देखो तो जरा सा इस एक्सप्रेशन को देखो, तो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को देखो तो जरा सा, तुम्हें खुद से खुद पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है। मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा, पर तुम बताओ तो। मल्टीप्लाई बोथ सर लेफ्ट हैंड सर। मल्टीप्लाई किया सारे के साथ। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई ही किया? नहीं, डिवाइड भी किया। वेरी गुड, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। देखो तो है वहीं पे, सारे जगह पे। एवरीवन प्लीज सी। यस सर। बहुत इजी है, इसमें अगर किसी को दिमाग नहीं लग रहा है तो वो बताओ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, यहाँ पे साई है और यहाँ पे साई नहीं है, मतलब हटाया तो है साई को, पर कैसे किया, साई को हटाने के लिए तो इसके पास भी साई चाहिए, इसके पास भी साई चाहिए, मतलब तीनों का लेवल इक्वल होना चाहिए। तो मैंने कल भी बताया था, अगर ऐसा हटाना हो तो क्या रूल है, एक ही रूल है, दो भी और लो भी उससे। तो पहले दिया उसको, मल्टीप्लाई किया, और उसके लेने के लिए क्या किया, डिवाइड। डिवाइड किया। तो डिवाइड जैसे ही किया तो तीनों साइड हट गया, और जो रह गया उसके पास वो ऐसे रह गया। तो इस इक्वेशन में तुम कहीं पे भी टाइम देख रहे हो, कहीं पे भी? नो सर। नो सर। कहीं पे भी किसी को टाइम दिख रहा है? नो सर। नहीं नहीं, किसी को भी दिख रहा है अगर, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ यू, किसी को भी अगर दिख रहा है तो प्लीज बताओ। कामाक्षी? यस सर, टाइम टाइम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अश्वथ दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा, अश्वथ को भी नहीं दिख रहा, ओ माय गॉड। गनक? नो सर, नो सर। नो। हरमन? जागेतेश्वर? नहीं सर। नहीं। मोहन? सिमरदीप? नो सर। नो। अब अगर मुझे इस इक्वेशन में टाइम नहीं दिख रहा है तो मैं इस इक्वेशन को क्या बोल सकता हूं?
टाइम इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इक्वेशन। बस खत्म, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इजी था ये। यस सर। हमने क्या किया, स्टेप वाइज एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने क्या किया, पहले टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा, उसके बाद साई एक्स टी को क्या एज्यूम किया, वो दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, साई एक्स और टी टी। उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया उस फंक्शन में जहां जहां पे हमें बड़ा साई दिख रहा था वहां साई एक्स टी टी से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जिस फंक्शन का था उसके डेरिवेटिव को रखा, बाकी को बाहर निकाल दिया। और उसके बाद क्या किया, हमने ये देखा कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बस टाइम का फंक्शन है, राइट हैंड साइड जो है वो पोजीशन का फंक्शन है। तो ये कैसे होगा, और बीच में इक्वल्स टू का साइन है। मतलब ये तो अजीब बात हो गया, फिजिक्स में एक नया आविष्कार हो गया कि दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर भी इक्वल्स टू साइन बोल रहा है कि नहीं वो दोनों सेम है। तो सेम होने के लिए क्या किया, एक कांस्टेंट हमने क्या किया, एज्यूम कर दिया कि चल ले तेरा ये कांस्टेंट के बराबर है। तो वो कांस्टेंट जैसे ही हमने कर दिया, कांस्टेंट करने के बाद क्या हुआ, तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम। सॉर्ट आउट होने के बाद हमने क्या किया, नीचे नीचे से साई हटा दिया, साई हटा दिया। जैसे नीचे से साई हटाया तो बाकी जिसके पास साई नहीं था उसके पास मल्टीप्लाई हो गया। और जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो हमने देखा कहीं पे अब तो मुझे टाइम दिख ही नहीं रहा। जैसे ही मुझे टाइम नहीं दिख रहा तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर सर यस सर। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ई की है, हाँ, उसके बाद उसका वो बस उतना ही तक है, उसका आगे कुछ प्रोसेस नहीं है, उसका कुछ करना नहीं है, उसका आगे उसका कहीं यूज नहीं है। ई के साथ टी को लिखा है ना, तो हाँ नहीं, वो हमें लिखना नहीं, वो तो मैंने बस वो करके दिखाया है कि अच्छा चलो देखो ये टाइम को अगर उधर ले जाओगे तो टाइम है। बाकी हमें यूज करना है वो ऊपर वाला जो आई एच कॉट जो हमने ई के बराबर माना है ना, उसको बस यूज करना है। नीचे ये टाइम वाला इक्वेशन को हमें यूज नहीं करना। वही टाइम को हमें एक्सप्रेशन में ना दिखे, टाइम हमारा फंक्शन में ना आए क्या के, तो हमने उसको एक कांस्टेंट मान दिया। जैसे मुझे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 आ गया, चलो सपोज करो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। जैसे मेरा वैल्यू a प्लस बी को जोड़ के 2 आया, तो 2 आने के बाद तो मुझे सिर्फ क्या मतलब रहेगा कि मेरा वैल्यू 2 है। a का फंक्शन क्या था, b का फंक्शन क्या था, वो अब मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे रिजल्ट से मतलब था। वैसे ही मैंने क्या किया, e तो एक कांस्टेंट है बकायदा, तो कांस्टेंट आने के बाद हम किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट पे, नॉट इट्स फॉर्मिंग टर्म। ठीक है सर, ओके। एनीवन? अब मैंने तो तुम लोगों को ये स्टेप्स बताए, अब मुझे कोई तुम लोगों में से माइक ऑन करके टाइम इंडिपेंडेंट का स्टेप समझाओ तो सबको, अपने दोस्तों को क्या क्या किया हमने। हु वांट्स टू टेक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कौन मुंबई आना चाहता है? सर पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालने के लिए पहले टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को लेंगे। फिर उसके अंदर हमें पता है जो साई होता है, साई एक्स कॉमा टी, उसको हम एक सेपरेट फंक्शंस की तरह साई एक्स इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को हमारी जो टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन उसके अंदर पुट कर देंगे। फिर ये जो हमारी इक्वेशन का वैल्यूज पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको हम साई टी से ही बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारा लाइक इसके बाद जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसके अंदर हमें पता चलेगा कि जो राइट साइड पे जो भी हमारे टर्म्स हैं उधर जो v है जैसे वो फंक्शन टाइम का फंक्शन नहीं है, तो RHS जो है वो पूरा RHS इज अ फंक्शन ऑफ x। एंड सिमिलरली तो लेफ्ट साइड पे हमारी टर्म्स बनेगी दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। फिर हम क्योंकि हमें पता है कि दो चीजें के बीच में अगर इक्वल साइन हो तभी इक्वल हो सकती है, अगर लाइक वो एक्चुअल सारी टर्म्स भी इक्वल हो। तो उसके लिए हम उन एक्सप्रेशंस को एक कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। इस कांस्टेंट को लेट अस सपोज इट इज e। तो हमने एक इन टर्म्स को LHS और RHS को दोनों को e के इक्वल कर दिया।
फिर हमने उनको थोड़ा सा डिफरेंटली लिख दिया, एक के अंदर हमने टाइम को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड दूसरे के अंदर हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया साई से। एंड जो हमारी बोथ साइड साई डिवाइड करने से जो इक्वेशन है कि उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कह देते हैं। ओके, वेरी गुड। सबको समझ आ गया? Yes, sir. एवरीवन Yes, क्लियर? sir. ब्रह्मलीन Yes, sir. क्लियर है? अब टाइम, अगर तुम्हें अगर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर अब 16 मार्क्स में आया तो कर सकते हो आराम से। Yes, sir. अब तो कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में हमने कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. सर 16 मार्क्स में अगर आएगा तो पहले टाइम डिपेंडेंट भी निकालना है। पहले टाइम डिपेंडेंट निकालना, उसके अंदर 2 टॉपिक देना, पार्टिकल अंडर फ्री पार्टिकल, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल, उसके बाद सब्जेक्टेड अंडर फोर्स, और उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट करना। ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा 3 से 4 पेज में चला जाएगा, तो यू विल गेट 16 मार्क्स। इसमें लेंथ का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओके, क्लियर एवरीवन? फाइनल बार पूछ रहा हूं, क्लियर है सब कुछ? इजीली समझ आ गया? Yes, sir. टफ लगा कुछ? वैसा कुछ टफ लगने जैसा? नो सर। नो, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर द मेन मेजर टॉपिक, जो मैं स्टार्टिंग से रिपीट करते आ रहा हूँ कि स्क्रोडिंगर स्क्रोडिंगर स्क्रोडिंगर। जैसे सेक्शन ए में मैक्सवेल में बोल रहा था ये आएगा ही, वैसे इसमें ये स्क्रोडिंगर आएगा ही। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर मेजर पोर्शन ऑफ सेक्शन सी। नाउ वी आर लेफ्ट विथ वेरी स्मॉल टॉपिक्स, जो ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते करते कहानी सुनाते में हमारा कट जाएगा। So now okay, solution of T equation. What is solution of T? What is T? याद है अभी हमने कैपिटल T यूज किया था? यस सर। गुड। सो उसका सॉल्यूशन अगर कभी पूछ दे, वैसे पूछेंगे तो नहीं, पर अगर पूछ दे, अगर बाई चांस पर अभी तक वैसे पूछा नहीं है तो देखो तो टी के लिए हमें ये इक्वेशन याद है कहीं पे? ये कहीं पे था? Yes, sir. जब हमने equals to E constant की किया था। सबको याद है? देखो तो यहाँ पे, देखो तो है वही चीज? नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा रुको, ये सिंपल सी टॉपिक है, ये तुम्हारा हुआ वर्क। अब मैं इसमें हिंट देता हूं क्या क्या करना है तुम्हें। पहली बात, dt को एक साइड रखना, बाकी सब दूसरे साइड। उसके बाद इंटीग्रेट कर देना और ln फंक्शन लेना। यू नो द डिफरेंस बिटवीन ln एंड लॉग? ये भी तुम पढ़ के आना, दिस इज योर टास्क। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, ये क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन, you in your syllabus there is a stationary state. स्टेशनरी स्टेट के उसके लिए पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना काफी जरूरी है, ये जनरल सॉल्यूशन। और ये तुम जो बोलोगे कि सर ये कैसे आया, तो इसके लिए तुम्हें फिर ये पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले तुम कल क्या करना, ये पढ़ के आना, उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा स्टेशनरी स्टेट पे। क्लियर? Yes, sir. सो स्टेशनरी स्टेट पे जाने से पहले यू हैव टू रीड द सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन, and then I will teach you the general solution of time dependent Schrodinger equation, और उसके बाद स्टेशनरी स्टेट पढ़ लेंगे। कल हम मेजरली स्टेशनरी स्टेट, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन
और प्रॉपर्टीज ऑफ इगन फंक्शन, ये थ्योरी पार्ट है, ये 4 पॉइंट। अच्छा, ये अभी पढ़ ही लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इगन फंक्शन 4 पॉइंट है, ठीक है। देखो अगर तुम्हें कभी एग्जाम में पूछ दे कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन फंक्शन या इगन फंक्शन, तो क्या लिखना, देखो तो पॉइंट क्या है। इन ऑर्डर दैट वेव फंक्शन साई एक्स डिस्क्राइब एनी फिजिकल सिस्टम, अगर साई एक्स जो है हमारा वेव फंक्शन, वो अगर किसी फिजिकल सिस्टम को, मतलब जो फिजिकल सिस्टम मतलब क्या, जो सिस्टम हम देख सकते हैं, उसको अगर डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट मस्ट बी वेल बिहेव्ड, मतलब उसका बिहेवियर काफी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कैसा, कि वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, सो दैट द वेव फंक्शन शुड डिस्क्राइब एनी फिजिकल सिस्टम। दिस मीन्स psi x and its derivative d psi by dx must satisfy the following condition। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इगन फंक्शन की, पढ़ो देखो तो। psi x और d psi by dx की वैल्यू हमेशा जहां पे भी फाइनाइट होना चाहिए। psi x की वैल्यू कहीं पे भी सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे, एक पोजीशन पे psi x की वैल्यू हो 2 और एक जगह पे psi x की वैल्यू हो 4, ऐसा नहीं। इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। इट शुड, पहली बात ये फाइनाइट होना चाहिए, नॉट इनफाइनाइट। सेकेंड, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। थर्ड, psi x मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और इसका डेरिवेटिव d psi by dx मस्ट ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट जहां पे bx इज इनफाइनाइट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, psi x का वैल्यू जो है वो psi x जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नहीं कि डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। psi x मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और हम क्या बात कर रहे हैं, psi का अगर बात कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव का भी बात कर रहे हैं, तो psi x तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, और उसका डेरिवेटिव जो है d psi by dx वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, बस एक जगह को छोड़ के जहां पे पोटेंशियल जो है vx वो इनफाइनाइट हो। जब पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और psi x मस्ट वैनिश एट इंफिनिटी। ये पॉइंट तुम्हें कहां से मिल रहा है, 4th नंबर का पॉइंट और 1st नंबर का पॉइंट देखो सेम है। एक तो बात क्या होना चाहिए, जैसे फाइनाइट हुआ तभी ठीक है, इनफाइनाइट हुआ तो psi x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो व्हाट आर द 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस, कोई माइक ऑन करके बताओ तो क्या क्या याद हुआ तुम्हें। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन फंक्शन। सर फाइनाइट, So single value. सिंगल वैल्यू, continuous for psi and also continuous for derivative of psi except where potential is infinite. वेरी गुड। व्हाट इज द 4th Must point, vanish at infinity. must vanish at infinity। very good। now anyone please turn your mic, एक कोई एक जन ऑन करो और चारों का चारों पॉइंट बताओ तो। लेट मी आस्क, महक, Yes, sir. या बताओ तो चारों पॉइंट। Must be finite everywhere, should be single valued, continuous everywhere, और एक must vanish at infinity. ओके, शुभदीप, सर सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट एवरीवेयर, मस्ट वैनिश एट इंफिनिटी, और जो साई है वो कॉन्टिन्यूस होगा और उसका डेरिवेटिव भी। हरमन बताओ तो प्रॉपर्टी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंचल, Sir, finite everywhere, single valued, vanish at infinity, and continuous everywhere. ओके। तानिया,
अब अच्छे से बताओ तो पूरा लाइन के साथ, और सारे अपने अपने नोट में नोट करो तो। Yes, sir. So first property of even function is that psi x and d psi by dx, they must be finite everywhere. They cannot have two different values. First is this. सबने नोट कर लिया? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। Yes, sir. So second is that psi at any position x, it must be single valued. Okay. What is third point? Psi at any position x, it must be continuous everywhere. Okay, psi x must be continuous everywhere. What It is the means that extension? its derivative should also be continuous, Okay. except where the potential is infinite or zero. What the potential is infinite. Okay, where the potential is infinite. Very good. Yes, sir. What is the fourth And point? fourth point is that psi x, it must become zero when the position it tends to infinity. Means psi must tends to zero when x tends to infinity. Okay, very good, Tanya. Everyone clear about the all the four properties? याद हो गया सबको? सबको याद हो गया? Yes, sir. गुड। देखा, तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इगन फंक्शन तुम्हें एग्जाम टाइम में जाके रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। हमने यहीं पे याद कर लिया कि साई एक्स फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट हो गया तो जीरो हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट क्या था? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था? कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो अगर साई एक्स कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा, पर एक जगह पे सिर्फ उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं होगा जहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट चला जाएगा। इस तरह से तुमने एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ इगन फंक्शन व्हिच इज वीवीआईपी क्वेश्चन फॉर थ्योरी और सेक्शन सी, ये तुमने कर लिया। एंड हेंस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस टॉपिक आल्सो। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो मैंने बताया वो पढ़ के आना, उसके बाद वी विल मूव टू प्रोबेबिलिटी and normalization condition and stationary state. Okay, till then take care, good night.